इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के हालिया भाषण को लेकर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, झूठी बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। 97 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बात कही। हमने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार रखे थे, उन्होंने उस पर एक भी जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ 100 साल 75 साल की बातें करते रहे। खड़गे ने रक्षा मंत्री को भी निशाना बनाया और सवाल उठाया कि हमने जनरल नरवणे यानी रिटायर्ड की पब्लिश हुई किताब मिल गई, लेकिन उन्हें कैसे नहीं मिली। रक्षा मंत्री ये कैसे कह सकते हैं कि किताब पब्लिश नहीं हुई है। राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें, इस मामले को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी का भी बड़ा बयान सामने आया है। चलिए खड़गे और प्रियंका चतुर्वेदी का बयान सुनाते हैं आपको। वो जो विचार थे वो रखे उनके। प्रधानमंत्री के भाषण को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जितने घटिया बात उन्होंने बोली है, उन बातों का मैं जरूर रिप्लाई देना चाहता हूं, क्योंकि झूठे बातों को दोहराना उनका हमेशा एक काम रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के उनके 97 मिनट्स के भाषण में वो कोई ऐसा बात नहीं कही, और हम लोगों ने जो घंटों से बात करके उनको ये जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो जो विचार थे वो रखे उनके सामने, एक रिप्लाई भी उन्होंने नहीं दिया। सिर्फ 100 साल का, 75 साल का, 50 साल का बात करते रहे। और जब देश के रक्षा की बात जब हम करते हैं, और ये जनरल नरवणे का बुक जो पब्लिश हुआ है, जो हमारे हाथ में मिला, वो आपको कैसा नहीं मिलता? और आप पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि वो किताब नहीं, पब्लिश नहीं हुआ। डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं, अरे आपके पीछे, आपके तले वो है किताब, आप उसको डिनाई करें, ये तो प्रिविलेज होता है। शाह भी वही बोले और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी वही बोले, बार बार उठ के डिफेंड कर लिए, लेकिन वो बात तो सच नहीं की कि किताब है। लेकिन जब ये बात हमारे एलओपी ने उठाया, राहुल गांधी जी ने उठाया, उनको क्यों मिर्ची लगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सत्य सुनो, फिर रिप्लाई दो। जो चीजें हमारे पास है और जो चीजें हमने बताना चाहते, अब डिनाई करो। बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे वो भी हमें बता दें, क्योंकि जितने ग्रंथालय खुले और जितनी इतिहास की हर तरीके की जानकारी हो, उतना ही अच्छा है। वो किताबें भी, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और बहुत सारे राजनेता आए गए जिनके कुछ पर्सनल लाइफ होती हैं। उस पर्सनल लाइफ को इस तरीके से जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बातें की गई, पर्सनल अटैक्स किए गए पूर्व प्रधानमंत्रियों के ऊपर, वो निंदनीय है। और मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की विचारधारा रखने वाले लोग ये भी क्षमता रखेंगे कि जो जो योगदान रहा है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, उसका वो भी एक्नॉलेज करना सीखे। क्योंकि ज्ञान जब आता है ना, ज्ञान प्राप्ति भी जब होती है, तो उसमें एक ठहराव भी आता है, जो शायद जिन लोगों ने किताबें नहीं पढ़ी उनको समझ में आएगा नहीं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का जल्द काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें, मथुरा के विधायक दिनेश फलारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कॉरिडोर निर्माण में तेजी लाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले मकान और दुकान मालिकों से अपील की है
कि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्री कॉरिडोर के पक्ष में करें। फलहारी ने बताया कि लगातार बढ़ती भीड़ के कारण स्थानीय निवासियों को असुविधा हो रही है। कॉरिडोर बनने से कान्हा की नगरी आने वाले भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का काम जो है अब जल्द ही शुरू होने वाला है और इसे लेकर दिनेश फलहारी जो है वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि कॉरिडोर के पक्ष पर जल्द से जल्द रजिस्ट्री करें। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद फारूक जो है वो जुड़ चुके हैं। फारूक, क्या कुछ जानकारी है कॉरिडोर को लेकर? कितनी जल्दी ये कॉरिडोर शुरू होगा और जनता से क्या कुछ अपील की जा रही है इस कॉरिडोर को लेकर? देखिए श्री कृष्ण, ये श्री बांके बिहारी कॉरिडोर का जब निर्माण शुरू होगा क्योंकि इसमें 2 रजिस्ट्रियां जो है हो चुकी हैं और इस पर जो है दिनेश फलहारी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और पूरी कॉरिडोर को बनाने की उन्होंने मांग की है, यानी जल्दी शुरू करने की मांग की है। दिनेश फलहारी महाराज ने कहा है कि कॉरिडोर की जद में आने वाले मकान, दुकान जो स्वामी हैं उनसे भी उन्होंने अपील करी है कि कॉरिडोर के पक्ष में अपनी रजिस्ट्री करें ताकि कान्हा की नगरी में आने वाले बिहारी जी के भक्तों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बिल्कुल फारूक, लगातार फारूक अगर बात की जाए ये कॉरिडोर बनता है तो पब्लिक को क्या कुछ लाभ मिल सकते हैं और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ लाभ हो सकता है? देखिए कहीं ना कहीं जो है जो वृंदावन के निवासी हैं और जो ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के आसपास रहने वाले लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि कॉरिडोर बनने से जो कुंज गलियां हैं उनका जो स्वरूप है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लेकर उन्होंने विरोध भी जताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया। उनके प्रयासों से 2 रजिस्ट्रियां जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपनी 2 रजिस्ट्री करी है। 2 रजिस्ट्री होने के बाद में अब लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर भक्तों की जो भीड़ बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, उसको देखते हुए कॉरिडोर का जल्द निर्माण हो, इसी को लेकर क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है फारूक? ये कॉरिडोर बनने कितनी जल्दी शुरू होगा ये कॉरिडोर? देखिए प्रज्ञा, कॉरिडोर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और जो हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी है उनने कार्रवाई शुरू कर दी है कॉरिडोर की और कॉरिडोर के जो चिन्हित जो निशान है उनको भी लगा दिए गए हैं। अब ये बात देखने ये होगी कि ये कब तक इसका निर्माण शुरू होगा और हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी इस पर कब तक निर्माण शुरू कराती है। हालांकि भक्तों के लिए रेलिंग वगैरह का काम जो है लगातार चल रहा है और अब जो है सुचारू रूप से भक्तों को दर्शन कराने के लिए जो कमेटी है वो काम कर रही है और उसमें जो गोस्वामी है वो भी जो है लगातार सहयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल फारूक, अब देखना ये होगा कि कितनी जल्दी ये कॉरिडोर शुरू होगा और पब्लिक को इससे फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जल्द से जल्द कॉरिडोर के पक्ष में रजिस्ट्री के लिए दिनेश फलहारी ने लोगों से अपील की है। श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को जल्द शुरू किया जाएगा, इसे लेकर दिनेश फलहारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। आपको बता दें, मौलाना जर्जिस ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं और उन्हें पश्चिम बंगाल चले जाना चाहिए। उनके इस बयान के सामने आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। विपक्ष ने बयान को हालात पर गंभीर सवाल बताया है, वहीं सत्ता पक्ष ने इसे भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। प्रशासन भी बयान पर नजर बनाए हुए है। बयान के बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है। हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट होते हैं। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के, लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूं, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते और परमिशन भी नहीं मिलती है और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा माइक नहीं बजा सकते हो और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर
सिर्फ 10 बजे तक माइक सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज न जाए। इस कंडीशन में हम उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार और हालिया केंद्रीय बजट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आज उनकी मूल भावना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सीएम ने कृषि को विदेशी बाजार के हवाले करने की नीति को देश के लिए खतरनाक बताया, जिससे किसान, मजदूर और छोटे उद्योग प्रभावित होंगे। आपको बता दें, केंद्रीय बजट पर उन्होंने कहा कि महंगाई से जूझ रहे आम लोगों के लिए इसमें कोई ठोस राहत नहीं दी गई है। न दाल सस्ती हुई है, न चावल, न ही शिक्षा संबंधी जरूरी चीजें। असम दौरे से लौटकर हेमंत सोरेन ने कहा कि असम और मणिपुर में छात्र अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है, जो लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। सरकार के पास संविधान और संसद का कोई मायने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई, उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगी। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। और बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहाँ पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? अब कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए, तब हम उस पर बात करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बनारस के बुनकरों ने T20 वर्ल्ड कप के उत्साह में खास बनारसी साड़ी तैयार की है। इन साड़ियों पर भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीम की विजयी ट्रॉफियां, बल्ले, गेंद और विकेट उकेरे गए हैं। हर साड़ी को बनाने में 18 से 19 दिन लगे हैं और इसकी कीमत 25 से 30 हजार रुपए बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये साड़ियां हैंडलूम पर पूरी तरह से हाथ से बनाई जाती हैं। पावर लूम का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये साड़ियां केवल भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भेंट करने के रूप में दी जाएंगी और आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। इस साड़ी के डिजाइनर और साड़ी बनाने वाले कारीगर, जरी काम करने वाले कारीगर सहित सभी लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। प्रैक्टिस मैच जो है उसकी जो शुरुआत हो चुकी है। जो खिलाड़ी हैं वो अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू कर चुके हैं। बनारस में हमारी मौजूदगी है और यहाँ एक खास साड़ी बनाई जा रही है जिस पर क्रिकेट मैच को लेकर के अब तक भारत ने जितने भी वर्ल्ड कप जीते हैं उसे अंकित किया गया है। ये सामने जो तस्वीरें हैं, ये काशी की जो कलाकारी होती है वो साड़ियों पर देखने को अब मिल रही है। जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए ये जो साड़ियाँ हैं वो खास तौर पे तैयार की जा रही है। बताइए जा रहा है कि आप सन 83 की बात कर लें, सन 2007 की बात करें, 2011 या अब तक जितने भी मेंस हों या विमेंस क्रिकेट मैच हुए हों, जो वर्ल्ड कप हुए हों, उसे जो है इन साड़ियों पर
उकेरा गया है। हमारे साथ जो ये जो 3 टीम जो आप देख रहे हैं, बनाने वाले, डिजाइन करने वाले और जरी का काम करने वाले, तीनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या सोच करके ये डिजाइन कैसे दिमाग में आया, क्या सोचा था आपने? देखिए, हम लोग प्लान तो पहले से करते हैं और हमारी एक सोच थी कि मैं बहुत छोटी थी तब से मैच देखते थे, पर मैंने कभी लाइव नहीं देखा। पर इस बार हमने ये डिज़ाइन सोच के बनाई है कि ये हमारा वर्ल्ड कप जीतेगा और ये डिज़ाइन हमारी जो साड़ी की है, जो बिनाई है, हैंडलूम है, वो भी आगे बढ़ेगा और हमारा तो इंडिया जीत ही रहा है। अच्छा, अब तक जितने भी वर्ल्ड कप, चाहे मेंस हो या विमेंस हो, चाहे T20 के जितने भी वर्ल्ड कप हुए हो, जब भारत ने जीता है वो सब इस पे दर्शाया गया है। 2026 इस बार अंकित किया गया, क्या सोच करके? इस बार बस ले जाएगा भारत। बिल्कुल, इनका मानना ये है कि 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत ही जीतने वाला है। हमारे साथ सर्वेश जी है। सर्वेश जी, क्या कुछ पहल है, ये किस तरह की जो साड़ियाँ बनाई जा रही है बनारस में, और क्या ये खिलाड़ियों को भी गिफ्ट की जाएगी? जी हाँ, सारे खिलाड़ियों को गिफ्ट करने के पर्पज से ही बनाया गया। और अभिलंब यानी अभिषेक शर्मा, बुमराह, ईशान किशन उस अभिलंब में जाएंगे तो सारे खिलाड़ियों का नाम है जो इस समय हैं। और जोश स्काई हाई यानी कैप्टन, तो जीतना तो है, रिपीट होगा हिस्ट्री, और रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। फिर अगले साल वुमेन्स, अब आपका 2027 में, तो इस बार तो छक्का लगना है कपों का। इसीलिए हमने 5 कप दर्शा दिए, भैया 5 है, छठा मार दो। बिल्कुल। क्या कुछ लागत आ रही है साड़ी बनाने में, और कितनी साड़ियाँ आप फिलहाल आप बना रहे हैं? क्या कुछ ऑर्डर भी है बाहर से? हमारा प्लान है वो 20 साड़ियों का है अभी, और कुछ हमारे यार मित्र जो यहाँ से देश विदेश में हमारे अपने जानने वाले हैं, उनकी इच्छाएं जगी हैं, वो लोग भी चाह रहे हैं। जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट स्पोर्ट्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं मौलाना अस्थाना जी, उन्होंने आज अपना इच्छा जता दिया है। पहले वाली भी साड़ी वो लेके गई हैं, वो अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ उसकी फोटो भी खिंचा चुकी हैं, कई वहाँ के सारे उनके साथ, तो उनसे भी अपनी बातें चले। तो अगर क्वांटिटी बढ़ी, अभी जो हमने प्लान है उसके हिसाब से 25 से 30 के बीच में खर्चा आ रहा है। इस साड़ी में जरी का जो काम है वो आपने किया है जी? कितना बारीक होता है यह काम और कितनी मेहनत होती है? आप कल्पना कर लीजिए कि आपको कॉपर दे दिया जाए, सिल्वर दे दिया जाए, गोल्ड दे दिया जाए, उसके बाद आपसे कहा जाए कि इसका कुछ ऐसा तकनीक ईजाद करिए जिससे साड़ी पर जो है ऐसी जो है डिजाइन बनाया जा सके। तो आप सोच सकते हैं कि क्या ये संभव हो सकता है? लेकिन हम लोगों को क्या है कि पुरानी परंपरा जो है चलती आई है दादा परदादा के समय से, उसी का हम लोग निर्वहन करते हुए जरी का निर्माण कर रहे हैं और बनारसी साड़ी में जो है जान डालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बात बनारस की है और बनारसी साड़ी जो खास तौर पे तैयार की जा रही है वो क्रिकेट प्रेमियों में कहीं ना कहीं उत्साह भरने का भी काम करेगी। इसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी जो चीयरअप है उसे करने की कोशिश की जाएगी। राजेंद्र मिश्रा, इंडिया वॉइस, वाराणसी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। पीलीभीत के थाना दिवरिया कला कटरिया क्षेत्र से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, एक युवक ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। गंभीर रूप से घायल बच्ची को परिजनों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इलाके में थाना दुपरिया कला कटई क्षेत्र से दिल दहलाने वाली ये घटना जो है वो सामने आई है। जनपद पीलीभीत में थाना देवरिया कला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कटैया में एक लगभग 2.5 वर्ष की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें जो अभियुक्त है प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उसने आत्मग्लानि में फांसी लगा ली है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सरगुजा में प्रदेश सरकार ने धान की खरीदी का समय 2 दिन बढ़ा दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 140 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और ये संतोषजनक है। इससे पहले धान से बेचने वाले वंचित रह गए और किसान अपना धान बेच सकेंगे। वहीं आपको बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बार धान खरीदी की व्यवस्था में कई कमियां रही और किसानों को अत्यधिक परेशानी भी हुई। उन्होंने सरकार से कम 10 दिनों तक धान खरीदी का समय बढ़ाने की मांग की है ताकि सभी किसानों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है और चुनाव
हार के इतना बौखला गई है कि उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है, इसलिए लगातार असत्य आरोप लगाते हैं। सरकार चाहे वो करप्शन का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है और यहाँ पर चाहे कोई अत्याचार करेगा या कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी सख्ती से जांच होगी और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा पे तो सवाल नहीं उठा सकता कि उनकी मंशा अच्छी होगी, वो चाहते होंगे कि ऐसा हो। व्यक्ति भी अच्छे हैं, उस बाबत भी कुछ नहीं कहा जा सकता, व्यवहारिक हैं, बहुत व्यवहारिक हैं। लेकिन काम जहाँ तक छत्तीसगढ़ में हो रहा है, इसका अर्थ यही हो सकता है उनके बयान का कि उनको जानकारी नहीं है कि वाकई में हो क्या रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां परेड ग्राउंड में उत्तरायणी कैतिक महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। 4 दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर किया। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये महोत्सव आपको बता दें 5 से 8 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रही। राज्यपाल ने इसे उत्तराखंड की संस्कृति, सामाजिक एकता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला मंच बताया। आयोजक गीता धामी ने इसे लोक कलाकारों और कारीगरों के लिए संजीवनी बताया। आज सचमुच ऐसा लगा कि पूरा उत्तराखंड का परिवार इकट्ठा हुआ है। वो 3 शिव जी के त्रिशूल के मिशन के ऊपर में, पहला सांस्कृतिक धरोहर और जड़ों से मिलने के लिए, दूसरा एक सामाजिक एकता और तीसरा एक आर्थिक विकास। आज अत्यंत खुशी हुई कि हमारे परिवार के 172 स्टॉल्स ने और ग्रुप्स ने उसमें हिस्सा लिया। लेकिन आज का जो पूरा कथा कहानी थी, उसमें जो आज एक पहल, एक इनिशिएटिव गीता जी ने किया है, गीता धामी जी ने किया है। मैंने तो इनको पहले मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी के रूप में देखा, इनके बच्चों के माता के रूप में देखा, अपने गांव की बेटी के रूप में देखा, लेकिन आज जो एक नया रूप देखा है, और वो भी उन शब्दों के साथ जो सेवा है, जो संकल्प है, जो फाउंडेशन है, और जो इस फाउंडेशन का लक्ष्य है, मिशन है, जिसके अंदर में सेवा, संकल्प और किस प्रकार पूरे परिवार के अंदर में एक समृद्धि आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको 21st सेंचुरी के लिए तैयार कर रहा है। मैं समझती हूँ कि ये ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम लोग जिस सोच और विज़न से आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी पहचान को जीवंत रखने के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ में हमारे ऐसे लोग जो दूर दराज क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर आए हुए हैं अपने सामान का, कि जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई है, जिन्होंने प्लेटफॉर्म जिनको मिला हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि जो विज़न है हमारा, एक उनको जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे करके उनको आर्थिक रूप से सहयोग करना, और एक अपनी ये परंपरा विरासत को बनाए रखना, और हमारे लोक कलाकार, लोक गायक इसमें सम्मिलित हुए। आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने हमारे अलग अलग जिलों से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया है। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं उनका कि उन्होंने आकर के सभी का मनोबल बढ़ाया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।